हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा दिया था कल हम लोग ने? प्री हिस्टोरिक एरा खत्म हो गया था, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर ली थी। और प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आज हम लोग को जिस टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करना है वो टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले आपको कल कुछ डिस्कशन कराए थे, उस पर थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, जिससे आपकी पुरानी चीज़ें भी कम से कम अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, है ना। कल बताया तो था ही मैंने, आप लोगों ने रिवाइज तो किया ही होगा अपने अपने अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, और मैंने कल बताया था आज पहला दिन नहीं डांटूंगा, लेकिन आज दूसरा दिन है ना। तो आज तैयार रहो तुम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग कल बात किए थे प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोगों ने जो एज और इराज की बात की थी, है ना, मतलब सिविलाइजेशन तो नहीं थी वो, जो भी आपका एज की बात हम लोगों ने की थी, समय काल की बात की थी। उस समय काल को कितने खंडों में विभाजित किया गया था? 3 खंडों में विभाजित किया गया था। कोई नाम बताएगा तीनों का? हाँ, पहले पुरापाषाण काल बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? मध्यपाषाण काल, फिर क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल। ये 3 पाषाण काल हम लोग पढ़े थे। पुरापाषाण काल का युग कब से कब तक था? 25 लाख ईसा पूर्व से, हाँ, 10,000 ईसा पूर्व तक। हाँ, पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग। पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से, हाँ, 10 लाख ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व बताया था ना हम लोग, है ना। 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व तक। और फिर हम लोगों ने बात की थी मध्य पाषाण काल की, वो कहाँ से कहाँ तक था? 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और उसके बाद में नवपाषाण काल 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। चलिए ठीक है, हम लोग जब पुरापाषाण काल की बात कर रहे थे, फिर हमने एक विभाजन किया था 3 वर्गों में, है ना। तो 3 वर्गों का विभाजन कौन कौन सा था? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। और अगर हम इनके एज की बात करें तो निम्न पुरापाषाण कब से कब तक है? 25 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व तक हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है? निम्न पुरापाषाण काल है। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं, 2 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य वाला था। और उच्च पुरापाषाण 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग बात कर रहे थे निम्न पुरापाषाण काल की, तो उसकी कोई एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता बता दीजिए। भोजन संग्रहण करते थे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, खाना बदोश लोग थे। चलिए ठीक है, एक पूछा आप लोगों ने, 2-3 बता दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल की कोई विशेषता? अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कैसे करते थे? दफना के करते थे अंतिम संस्कार। इसकी बात की थी हम लोग ने। और कुछ था इसमें? हाँ, मतलब प्रारंभिक होमो सेपियंस के विकास की बात हम लोग ने यहाँ पे कर ली थी। और औजारों की बात तो पत्थर और हड्डी के औजार हम लोग ने बात की थी। मतलब इस समय में वो औजार अब उतने बड़े पत्थरों से नहीं बनाते थे, अब वो औजारों को पत्थरों को काट के बनाने लगे थे, है ना। इसके बाद में हमने कुछ की बात की थी, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पशुपालन, है ना, उसकी विशेष देखने को मिले। और घास के मैदान, है ना, और नुकीले हथियार भी देखने को मिले, है ना। नीडल्स का हम लोग बात कर रहे थे इसकी, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग बात करें आपके मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया? मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया? कोई एक विशेषता? कृषि आ गई थी, कृषि का प्रारंभ हो गया था। अच्छा, कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ देखने को मिले? हाँ, कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात हुई थी। सबसे पहले वीट की बात की थी हम लोग ने, गेहूं देखने को मिला था मेहरगढ़। और सुव्यवस्थित अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आदमगढ़। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये सब देखो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होना बहुत जरूरी। कल के क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, कल जो लोग नहीं थे, ठीक है, वो लोग भी अपना नोट्स लेके अपना रिवाइज कर लेना।
और इन सारी चीज़ों को डेली रटते चलो। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, रटते चलने का मतलब है रिवीजन करते रहना, ठीक है, लगातार। ठीक, चलिए नवपाषाण काल का क्या इंपॉर्टेंट विशेषता बताएंगे आप लोग? मानव संग्राहक हो गया था। अच्छा, और हाँ, ये आग वगैरह की हम लोग बात किए थे कि कहीं ना कहीं एक मॉडर्नाइज रिवॉल्यूशन है ना, कि मतलब ऐसी बात की थी कि आधुनिक क्रांति यहाँ पे देखने को मिली है। और ये नवपाषाण काल के अंदर जो चीजें आज तक हम लोग के सामने हैं उसमें से अधिक चीजें इस समय में मिल चुकी है ना। तो नवपाषाण काल इसलिए जाना जाता था। नवपाषाण काल से सीधा मुंह कहाँ किए थे? ताम्रपाषाण काल में। उसका युग बता दो, कब से कब तक है? 2000 से 700 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके पहले कौन सी सभ्यता चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। ठीक है, उसी सभ्यता की आज चर्चा करनी है, उसी के बारे में आज बात करनी है। ठीक है, अगर मैं चालकोलिथिक की ताम्रपाषाण काल के 4 युग पूछना चाहूँ आपसे, जो संस्कृति के पार्ट में डिवीजन होते हैं, उनमें से एक एक करके बताएंगे। पहला कौन सा था? आहार संस्कृति। इसका एक नाम और है बनास संस्कृति के तौर पे भी जाना जाता है। दूसरी संस्कृति कौन सी है? हाँ, फायथा संस्कृति। तीसरी संस्कृति मालवा संस्कृति और चौथी जौरवे संस्कृति। ये 4 संस्कृतियों की बात हम लोग ने की थी जो ताम्रपाषाण युग को डिवाइड करती है। ठीक है, और ये 4 संस्कृति आप लोग याद रखिए। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर बाकी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं वो पार्ट शुरू हो रहा है। और आज से हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कल का जो टॉपिक था उसमें लिखने लायक कुछ ऐसी चीजें नहीं थी। आज के टॉपिक से लिखने लायक चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं यार। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसको सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है, सभ्यता नाम दिया जा रहा है। और जब भी किसी चीज को सभ्यता का नाम दिया जाता है तो वो सभ्यता का नाम, जब किसी भी चीज को, क्या हुआ? मेरा तो दोनों तरफ से चलता है, वहां यहाँ एक ही तरफ चलता है। हाँ, अब चलो ठीक। सभ्यता का मतलब बेसिकली सिविलाइजेशन को कहते हैं। और सिविलाइजेशन में जब भी वर्ड सिविलाइज्ड लग जाता है तो सिविलाइज्ड वर्ड को आप लोग सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर जब भी सुनते होगे तो वो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि मानव ने अब तौर तरीके से रहना सीख लिया होगा, है ना। सिविलाइज्ड का मतलब क्या है? वो तौर तरीके शायद मानव को अब आ गए होंगे, उन तौर तरीके से वो लोग रहना सीख गए होंगे। कभी कभी घर में भी डांट पड़ती होगी, सिविलाइज्ड मैनर सिखाए जाते होंगे आप लोग को, है ना, क्योंकि कभी कभी जानवरों वाली हरकतें करने लगते हैं, है ना, सभी को। तो वो वाली हरकतों से आपको सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश की जाती है। सभ्यता का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी सभ्यता या सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मायना ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक समाज के अंदर स्वव्यवस्थित रूप से आकर रहना शुरू कर दे और उन सारे क्रियाकलापों को अपना ले जो क्रियाकलाप उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करे, ऐसी सभ्यता ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सभ्यता का पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सभ्यता की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये समझ जाओ कि यहाँ पर अब वो बात नहीं हो रही है जो प्री हिस्टोरिक एरा के अंदर हम लोग देख रहे थे, मतलब मानव अलग अलग तरीके से बिना किसी सिस्टम के घूम रहा है, फिर रहा है, खाना कलेक्ट करता घूम रहा है। नहीं, अब वो क्या कर रहा है, एक समाज के अंदर रहता है और उस समाज के अंदर रहने के बाद में उसके पास में उसका व्यवसाय भी है, उसके पास में उसका धर्म भी है फॉलो करने के लिए, उसके पास में और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कृषि सबसे प्रमुख कार्य माना गया। ठीक है, तो वो सिविलाइज्ड मैनर में जब एक मानव रहना शुरू कर दिया तो ऐसी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से निकली है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ऐसी ही कुछ सभ्यताएं वर्ल्ड में, दुनिया भर में और भी जो सभ्यताओं का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग ने अगर सुना होगा, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात हो रही है तो कौन से रीजन की बात हो रही होगी, कौन सा क्षेत्र होगा? ईरान इराक, हाँ वेरी गुड, ईरान इराक के एरिया की बात हो रही है मेसोपोटामिया। और ऐसे ही इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, तो मिस्र का इलाका पूरा का पूरा जो था वो मिस्र की सभ्यता को बताता था। तो ऐसी कुछ सभ्यताएं और भी हैं जो प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट थी, लेकिन माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में है। अगर हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें,
इससे पुरानी सभ्यताएं दुनिया भर में और भी हैं, लेकिन हम अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं क्या थी? वो विशेषताएं ये थी कि ये सभ्यता का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो ये सभ्यता का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका टाइम पीरियड अप्रोक्स कब से पढ़ते थे? 2350 ईसा पूर्व से अप्रोक्सीमेट शुरू होते थे, ठीक है। और 2350 ईसा पूर्व से पहले हम लोग ने एक डेट खत्म कर ली थी, वो थी 2500 ईसा पूर्व, यही था ना। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व के बीच में जो टाइम पीरियड है वो है 150 साल का एक गैप है। ये 150 साल का गैप हो क्या रहा है? इस गैप के अंदर जितनी भी कमियां थी, जैसे हमने बोला धर्म नहीं था पहले के लोगों के पास, रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे जो भी लोग, या अपने व्यवसाय या फिर अपने समाज को एक तरीके से ढर्रे पे लाके रहने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं कब हो रही हैं? इन 150 साल के ट्रांजिशन फेज के अंदर हो रही हैं। ये 150 साल परिवर्तन कर रहा है एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, जिसके अंदर प्रॉपर एक सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए कई लोगों ने माना है, कई इतिहासकारों ने माना है कि इस सभ्यता की शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में हो चुकी थी, ठीक है। कब से हो गई थी? 2500 ईसा पूर्व में हो गई थी। और इस सभ्यता की जो अंत लोग मानते हैं वो 1800 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं, ठीक है। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने, हिस्टोरियंस ने लिखा कि ये सभ्यता की शुरुआत तो 5000 ईसा पूर्व हो चुकी थी, ऐसा भी लिखा हुआ है। और ये सभ्यता की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व से होने के बाद में अगर हम देखें तो 700-800 ईसा पूर्व तक चली गई, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। 5000 ईसा पूर्व क्यों बोल रहे हैं? लॉजिक क्या होगा उसके पीछे? अभी हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग ने कब से कब देखा? 4000 से 2500 देखा। और नवपाषाण काल में बहुत सारे वैसे कार्य हो रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं आप लोग। तो कुछ लोगों ने मान लिया कि नवपाषाण काल भी एक हिस्सा रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वन ऑफ द मेजर हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार है CJ गैट, ये एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इनके अनुसार अगर हम तिथियों का आकलन करें तो इनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट बताई जाती है, वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और एनसीईआरटी भी इसी को वेरीफाई करता है, ठीक है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वो कालखंड कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड, ठीक है। और इस सभ्यता के पैरेलल में कुछ सभ्यताएं और चल रही हैं, जिसका नाम हमने क्या क्या बताया आपको? मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। एक तो ये चीज हो गई कि ये सभ्यता कब से लेके कब तक थी, तो ये पता चल गया हमको इसका समय काल क्या रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमको ये पता होना चाहिए कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो भौगोलिक सीमा है ना, भौगोलिक सीमाएं आपको पता होना चाहिए जब भी आप इसकी बात करेंगे। तो भौगोलिक सीमाओं की बात करें अगर, देखो भौगोलिक सीमाओं की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के वर्ड के आगे एक वर्ड लगा है, सिंधु लगा हुआ है ना। तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? सिंधु के रिलेशन में ही कुछ ना कुछ सभ्यता है ना। तो सिंधु जो वर्ड इसके आगे लगा हुआ है ये अपने आप में ही एक सभ्यता को दर्शा रहा है। तो सिंधु वर्ड जो आगे लगा है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? वो सिंधु की वजह से पड़ा। और सिंधु क्या है? एक नदी का नाम है, हम लोग जानते हैं सिंधु क्या है? एक नदी का नाम है। तो ऐसा बोला गया कि एक नदी है सिंधु, उस सिंधु नदी के बेस स्पेस का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम जब पड़ा तो लोगों ने बोला सिंधु के आसपास की जो जो इलाके होंगे वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी, ऐसे ही तो बोला गया। लेकिन फिर देखने में क्या आता है कि ये सभ्यता जो थी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड, ठीक है। ये मैंने एक शेप दिया है, आपको दिख रहा होगा, त्रिकोणीय शेप दिख रहा है, ठीक है। कैसा शेप दिख रहा है? त्रिकोणीय। अभी हमको ये भी पता चल गया कि इस सभ्यता का शेप कैसा था? त्रिकोणीय था। कैसी थी ये? त्रिकोणीय सभ्यता। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो ये एक जगह है पाकिस्तान। कहाँ की जगह है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपने बहुत पॉपुलर जगह सुनी होगी, बलूचिस्तान, सुना? ठीक है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जहां पे एक साइट पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका नाम है सुत्ता गैंडोल। क्या नाम है इसका? सुत्ता गैंडोल।
सुत्का गैंडोर एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कहाँ पे पड़ती थी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके के अंदर पड़ती थी। और इसके आसपास जो नदी बहा करती थी, उस नदी का नाम था दास नदी। दास नदी के तौर पर इसको जाना जाता है। कौन सी नदी? दास नदी। ठीक है, ये हमको दिख गया, ये वो इलाका है जो सबसे पश्चिमी इलाका, अगर मैं इसको बोलूं सबसे वेस्टर्न इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कौन सा है? वो है सुत्का गैंडोर, जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान में पड़ता है, जिसके पास में एक नदी बहा करती थी, वो दास नदी बनी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पश्चिमी के बाद में अगर हम लोग सबसे उत्तरी भाग पे देखें, नदन इलाका, सबसे उत्तरी भाग, नदन इलाके के अंदर एक जगह पड़ रही है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक साइट पड़ती है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा, ऐसे लिखा जाएगा मांडा। ठीक है, मांडा एक जगह पड़ती है। मांडा एक जगह जहाँ पे पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहीं से एक सहायक नदी भी इसकी बहती है आसपास में। ठीक है, कौन बताएगा नदी? चेनाब। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बहुत पॉपुलर रिवर चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब नदी। सबसे नदन इलाके के अंदर हमने देखा जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, और मांडा में यहाँ पर एक नदी बहा करती है जिसका नाम चेनाब है। वहीं तक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग में लोग बसा करते थे। ठीक है, ये सबसे उत्तरी भाग हो गया। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें सबसे पूर्वी भाग, ये ईस्टर्न साइड। क्या है? ईस्टर्न साइड, सबसे पूर्वी भाग। और इस पूर्वी भाग के अंदर एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अगर आप लोग थोड़ा बहुत ट्रेवल किए उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? मेरठ के इलाके के अंदर पड़ता है। और मेरठ आप लोग अच्छे से जानते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक रिवर है, कौन सी? हिंडन। ठीक है, हिंडन एक प्लांट लगा है, बहुत पॉपुलर यहाँ पे। कौन सा पता है किसी को? नहीं, कभी कभी यूपी स्टेशन में पूछ लिया जाता है। हिंडन नदी के पास में बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, और वो प्लांट के बारे में पूछा गया है एक आध बार क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए? नहीं, ऑप्शन नहीं। हिंडन रिवर के पास में एक बहुत बड़ा एक प्लांट लगा है कोका कोला का। ठीक है, कोका कोला कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का पूरा जो भी है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हिंडन रिवर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे आलमगीरपुर इसकी सबसे ज्यादा पूर्वी साइड कहलाती है। सबसे दक्षिणी के ऊपर आ जाते हैं सदर्न साइड। ठीक है, दक्षिणी साइड। दक्षिणी साइड के अंदर एक जगह है दाइमाबाद। ठीक है, कौन सी है जगह? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है परवरा। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है परवरा। परवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी नदी का तो नाम सुना ही होगा, अगर आपने परवरा का नाम नहीं सुना होगा। तो गोदावरी की सहायक नदी जो है वो है परवरा रिवर। उसी रिवर के किनारे एक साइट हमें देखने को मिली है जिसका नाम है दाइमाबाद, और ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल एक मैप देखें, तो ये त्रिकोणीय सभ्यता थी, और इस त्रिकोणीय सभ्यता की सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी साइड्स ये हैं जो हम लोग ने देखी। अभी मैंने शुरुआत ही कहाँ से की थी आपसे? मैंने बोला था इसका नाम है सिंधु, और जब हम सिंधु की बात कर रहे हैं तो हमको देखने को लग रहा है कि भाई ये तो सिंधु के किनारे बसा हुआ शहर है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं कि सिंधु के आसपास या फिर उससे बहुत दूर दूर भी इलाके बसे हुए हैं, बसे हुए ना। आलमगीरपुर के आसपास भी सिंधु दिख रही है क्या? दिखेगी नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिंधु आप इमेजिन भी कर सकते हैं? महाराष्ट्र के अंदर सिंधु को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इस इलाकों में भी सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल रही है। तब क्यों इसका नाम सिंधु पड़ा? क्या लॉजिक? कोई कारण? हाँ, किसी को जो भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो भी पता हो, जो लॉजिक आता हो उस लॉजिक से बताओ। सारी नदियां सिंधु में मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
हम इस पूरे की पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसका का सारा आसपास का सिस्टम सिर्फ सिंधु के किनारे बसता है। ऐसा इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी रिवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके किससे मिल जाती हैं, सिंधु रिवर से जाके मिल जाती हैं। इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब ये वाला कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना कि इसको सिंधु के किनारे बसे हुए शहर बोलते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐसे अगर हम लोग टोटल काउंट करें तो इन सब के बीच में यहाँ टोटल मिला के अभी तक प्रेजेंट टाइम में 1400 सिटीज मिल चुके हैं। कितने अप्रोक्स? 1400 शहर मिल चुके हैं अप्रोक्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर है। इनमें से अगर मेजर सिटीज को मैं बात करूं तो 350 मेजर सिटीज हैं अप्रोक्स। जो बड़े शहरों की बात करें जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ऐसे शहरों की अगर बात करें तो ऐसे कितने शहर हैं, 350। छोटे छोटे शहरों की अगर बात करें तो सब मिला के कितना हो जाता है, 1400 सिटीज, जिसमें से सबसे ज्यादा शहर जो देखे गए हैं वो देखे गए हैं गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। मतलब इन 350 मेजर सिटीज में से 200 जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही। ठीक है, और फिर छोटे मोटे भी कई सारे सिटीज यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गुजरात का जो इलाका है वो गुजरात का इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इलाका माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इस सभ्यताओं का अगर हम लोग बात करें कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट या भौगोलिक सीमाएं क्या थी, तो वो भौगोलिक सीमाएं आप लोग दिमाग में एकदम रट लो कि ये 4 भौगोलिक सीमाएं इसकी हैं। कॉपी में नोट हो गया सबका? ठीक है, एक बार जल्दी आंखें नीचे करके देख लो, एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लो अभी तुरंत के तुरंत, जिससे 4 साइड्स तो याद हो जाए। सबसे पहले चारों साइड याद करो। पहले सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी है, सुत्ता गेंडोर। ठीक है, सबसे उत्तरी साइड कौन सी है, मांडा। सबसे पूर्वी साइड कौन सी है, आलमगीरपुर। और सबसे दक्षिणी दाहिमाबाद। ठीक है, ये 4 साइडें फिर से रिवाइज करो। पहली सुत्ता गेंडोर बताया हमने, दूसरी मांडा बताया, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा दाहिमाबाद। ये 4 मेजर साइट्स है। 4 मेजर साइट्स में अगर सुत्ता गेंडोर बोले तो कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान। सिर्फ बलूचिस्तान याद करो, आपको पाकिस्तान अपने आप ही याद हो जाएगा। सुत्ता गेंडोर कहाँ पे पड़ता है, बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। मांडा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, हाँ मेरठ। ठीक है, और दाहिमाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, चारों की रिवर्स एक बार देख लो जल्दी से। सुत्ता गेंडोर की रिवर दास नदी, अगर हम लोग बात करें मांडा की तो चेनाब है, और आलमगीरपुर की हिंडन है, और यहाँ दाहिमाबाद की परवारा। ठीक है, और परवारा अगर ना आए कभी ऑप्शन में गोदावरी आ जाए तो आंसर गोदावरी लगा देना, क्योंकि गोदावरी की ही सहायक नदी है कहलाती है। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना एक बार, और इसको आज ही का आज याद करके यहाँ से खत्म करके जाओ। ठीक, इसके बाद में जब हम लोग इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर लेते हैं तो अब थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं कि यहाँ के लोग जो निवासी लोग थे, वो निवासी लोगों का रहन सहन या जीना किस तरीके से चला करता था, जीवन यापन कैसा होता था, किस तरीके से वहाँ के लोग रहा करते थे। तो अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूँ तो ये सभ्यता एक सिविलाइजेशन है, हम लोग बात यही कर रहे हैं। और सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो अपने धर्म को भी पालन करते हैं, जो लोग अपने व्यवसाय को भी करते हैं, और जो लोग समाज के अंदर कुछ कहीं ना कहीं सभ्यताओं की तरह घर वर बनाते भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ के घरों की बात चलो पहले कर लेते हैं कि इनके आवास कैसे होते थे, आवास स्थल किस तरीके के होते थे। तो आवास स्थल की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के आवास स्थल 2 तरीके के होते थे। ठीक है, कैसे होते थे, 2 तरीके के होते थे। एक स्थल को बोला जाता था सीटाडेल। क्या बोलते थे, सीटाडेल। सीटाडेल बोला जाता था, इसको हिंदी में बोलोगे तो ऊंचे स्थल करके बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो स्थल ऊंचे इलाकों में बसे हुए होते वो क्या होते हैं, सीटाडेल कहलाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड सीधा ऐसे लिख के आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो ऊंचा स्थल लिखेगा तो आप समझ जाओगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, सीटाडेल ही लिख देगा यहाँ पे। ठीक है, तो सीटाडेल के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो वहां के बोला जाता था अपर क्लास के लोग हुआ करते।
कौन होते थे? अपर क्लास के लोग हुआ करते थे, जो लोग सिटाडेल के अंदर निवास किया करते थे। ठीक है, अब सिटाडेल का एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि आप लोग ने देखा होगा कभी भी किसी भी अगर विलेज में अगर विजिट किए होंगे आप लोग, तो विलेज के अंदर आप लोग ने देखा होगा कि कई जगहों पर अगर थोड़ा सा निकलोगे बाहर के एरिया में, तो देखोगे कि कुछ ऐसा बना हुआ होता है जिसमें ढेर लगा हुआ होता है मिट्टी का काफी, और वो ढेर लग के वो प्लेस बहुत ऊंचा हो गया होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऐसा कई सारा मिट्टी का ढेर होगा जहाँ पे बहुत समय से लोग विजिट नहीं किए होंगे, वहाँ मिट्टी का कलेक्शन होता चला जाता है और वो कलेक्शन होकर बहुत ऊंचा ढेर बना लेता है। ठीक है, और वो ढेर कहीं ना कहीं अगर आपने थोड़ा बहुत गुंबद को देखा होगा तो वो गुंबद आकार का बन जाता है। तो सिटाडेल्स का आकार कैसा होता था? वो कुछ गुंबद नुमा आकार के हुआ करते थे, और इनकी पहचान ऐसी होती थी कि सिटाडेल के अंदर यहाँ पर जितने भी गुंबद आकार के मकान होते थे उन सब में वहाँ के अपर क्लास के लोग रहा करते थे। कौन रहते थे? अपर क्लास के लोग रहा करते थे, और बाकी जितने भी हाउसेस होते थे वो सामान्य होते थे, नीचे तल पे हुआ करते थे, उसके अंदर सारे के सारे लोअर क्लास लोग होते थे। ठीक है, लोअर क्लास लोग होते थे। अब ये अपर क्लास और लोअर क्लास की बात जो कर रहे हैं इसका भी डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या समझते हो? उनके पास कास्ट या संसाधन नहीं है, तो उस समय तो जाति व्यवस्था थी का। हाँ, बस वही बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी कास्ट समझा या क्लास को जिन्होंने भी ये समझा कि वर्गों की बात हो रही है, तो ऐसा भी कोई वर्ग का भेद इस समय में नहीं है। अगर वर्गों की भेद की बात करें तो वो वैदिक समाज के अंदर ले आएगा। अभी यहाँ पे वर्गों का डिवीजन ही नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है और ना कोई शूद्र, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कास्ट सिस्टम है ही नहीं। पहली चीज, यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो अपर क्लास और लोअर क्लास के बेसिस पे हो रहा है, मतलब उनके पास रिसोर्सेज के बेसिस पे हो रहा होगा। मतलब जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो अपर क्लास होगा, जिसके पास कम संसाधन है वो लोअर क्लास होगा। अपर क्लास के अंदर आने वाले लोग जो थे वो थे व्यवसायी लोग। कौन थे? व्यवसायी लोग, मतलब जो लोग बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते थे, ऐसे लोग जो थे वो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे। और इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर कोई रन कर रहा था तो वो ट्रेडर्स ही रन करते थे। ट्रेडर्स मतलब व्यवसायी लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरे सिविलाइजेशन का कोई राजा था, कोई सुप्रीम था यहाँ पे, तो कौन था वो? ट्रेडर्स थे। यहाँ पे राजा नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। जैसा भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे राजा महाराजाओं की, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम है, वो सिस्टम है ट्रेडर्स का। सोसाइटी के अंदर जो रिच लोग हैं वो लोग क्या करते थे? समाज को चलाएंगे। और वो रिच लोग कौन है? ट्रेडर्स या व्यापारी लोग हैं या व्यवसायी लोग हैं, वही लोग क्लास के अपर क्लास लोग हुआ करते थे। ठीक है, और लोअर क्लास के अंदर तमाम कॉमन लोग होते थे। अब इन कॉमन लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमन लोगों के कोई एग्जांपल दे सकते हो? कौन लोग होंगे? कारीगर हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, है ना, जो किसी भी तरीके का व्यवसाय ना करते हो और कॉमन वर्ग करते होंगे, वो सारे के सारे लोअर क्लास के अंदर उनका डिवीजन हो जाता होगा। ठीक है, तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस पूरे समाज के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्गों का भेद बिल्कुल भी नहीं था। इस समाज के अंदर सभी लोग मिलजुल के साथ में रहा करते थे और कास्ट हायरार्की जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था, जो इसकी एक अच्छी विशेषता है। ठीक है, जिसको आपको आंसर में मेंशन करना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं को बताएंगे, तो जब बताएंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कास्ट या भेद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी विशेषता पे चले आते हैं। इसकी दूसरी विशेषता हम लोग ने बात करा कि यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते होंगे। ठीक है, क्या करते थे? कृषि करते थे और दूसरी चीज पशुपालन करते थे। दो ही काम इस समय के लोग करा करते थे, कृषि और पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? या तो कृषि करते थे या पशुपालन करते थे। कृषि क्योंकि नवपाषाण युग के बाद से मिल चुकी है सभी लोगों को, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे लोग कृषि के सहारे अपना जीवन यापन करते थे, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को चलाया करते थे। और दूसरी चीज पशुपालन भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन करके भी अपने रोजमर्रा की जरूरतों को चलाया करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन लोग क्या करते थे। व्यवसायी लोग क्या करते थे? व्यवसायी लोग क्या करते थे? व्यवसायी लोग किस चीज का व्यापार करते होंगे? ये जो अपर क्लास के लोग,
और किसके साथ व्यापार करते होंगे? थोड़ा अपना लॉजिक लगा के बताओ। हाँ तेज। हाँ बिल्कुल, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था, हमने बताया ना पैरेलल सिविलाइजेशन है, इसी के साथ की एक सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में या फिर मिस्र की सभ्यता के साथ में ये लोग व्यापार किया करते थे। लेकिन वो व्यापार होता क्या था? वस्तु विनिमय। मतलब कैसी वस्तु, क्या वस्तु इस समय में ये लोग आदान प्रदान करते होंगे? निर्यात आयात होता होगा, कौन सी चीजों का होता होगा? हाँ, अनाज हो सकता है। अच्छा ठीक है, अनाज हो सकता है, वेरी गुड। और कुछ? हाँ वही जरूरत की चीजें तो पूछना चाह रहा हूँ। तो अनाज हो गया, और जरूरत की चीजें क्या? ये तो तुम आसानी से कह के बच गए, काट दे गए थे आंसर, लिखना मत है, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। हाँ, और वस्त्र वगैरह। अच्छा, कपास, हाँ वेरी गुड। कॉटन, ठीक है, कॉटन का व्यवसाय बहुत होता था इस समय। इस सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा अगर व्यापार करते थे कॉटन का करते थे। उसके लिए यहाँ पे एक शब्द यूज होता है, ये जो हिंडन यहाँ पे नदी है, इसी वर्ड को एक वर्ड यहाँ पे हिंडन फिर से लिखूंगा मैं, इसी हिंडन को कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक हिंडन तो रिवर है और एक वर्ड है हिंडन जिसको कॉटन भी बोलते थे। इसको कॉटन बोला करते थे मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर वहां पर मेंशन किया हुआ है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ में व्यवसाय करते थे, और जो व्यवसाय हम लोग करा करते थे वो व्यवसाय होता था हिंडन का। किसका? हिंडन का। और हिंडन को उन्होंने प्रमाणित तौर पर लिखा हुआ है कि वो क्या था? कॉटन था उस समय। तो आपसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में हिंडन शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जब वो हिंडन शब्द का अर्थ पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे मेसोपोटामिया का जो वर्ड है हिंडन, उसका बात हो रही है, जिसका मतलब क्या है? कॉटन। अब मेसोपोटामिया के लोगों ने तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ ली, तभी तो वो बता पाए कि ये कॉटन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आज तक अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए। अप्रोक्स 1920 के बाद से लेकर अभी तक 2024 तक 100 से ज़्यादा बार प्रयास हो चुका है, और 100 से ज़्यादा बार प्रयास होने के बावजूद भी हम उनकी आज तक स्क्रिप्ट नहीं समझ पाए। ठीक है, और आगे आने वाले समय में पता नहीं कब तक समझ पाए या ना ही समझ पाए, हमें इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं। हम यहाँ की स्क्रिप्ट नहीं समझ पाए, लेकिन मेसोपोटामिया के लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट समझ ली, इजिप्ट के लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट समझ ली। वहाँ के लोगों ने इसलिए स्क्रिप्ट समझ ली क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया के लोगों ने जो भी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा उस स्क्रिप्ट का एक दूसरा भाषा नीचे भी लिख दिया था। ठीक है, जैसे आप देखोगे, अगर हम लोग यहाँ देखें कि अगर इंग्लिश लिखी हुई है तो इंग्लिश के नीचे हिंदी लिख दी गई। तो क्या अगर हमें इंग्लिश पढ़ने में कभी नहीं आई तो हम अप्रोक्स हिंदी तो पढ़ सकते थे। तो ऐसा ही वहाँ के लोगों ने किया। तो जब वो लोग अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उन्होंने क्या करा, वहाँ की लोकल भाषाओं को भी नीचे मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीज़ें हमको समझ आ गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी चीज़ें जो हम जान पाए वो तो भला हो मेसोपोटामिया वालों का या इजिप्ट वालों का, जिसके थ्रू हमें कुछ पता चलेगा, वरना बहुत सारी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं डाउट में थी कि एक्चुअल में क्या सभ्यता थी भी, या सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक इमेजिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, चलो इसकी भी कहानी की अब एक बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुइस। ठीक है, क्या नाम था? लुइस। ठीक है, तो लुइस एक नाम का व्यक्ति था। वो 1829 के अंदर अप्रॉक्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर जॉब किया करता था। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी अपने लोगों को बुला के लाते थे और भारत के अंदर जॉब कराया करते थे। ठीक है, वो भारत के लोगों को तो भर्ती करते थे, लेकिन अपने लोगों को लाके भर्ती इसलिए करते थे क्योंकि कभी टकराव अगर हो तो हमारे लोग हमारा साथ दे सके, तो वो वहाँ के लोगों को भी लाके भर्ती करते थे। तो लुइस नाम का व्यक्ति था, 1829 में उसको भर्ती किया गया ब्रिटिश आर्मी में आके। 2 साल वो वहाँ आर्मी के अंदर कार्य करके अक चुका था। ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज थी उससे बहुत नाराज था। ठीक है, उसने क्या करा, रिजाइन दे दिया 1827 के अंदर, और 27 के अंदर रिजाइन देके उसने क्या करा, अपना जो फेवरेट पार्ट था ट्रैवल करना, उसने उसको छोड़ दिया। बोले मैं ट्रैवल करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, और ये सब आर्मी की जॉब मुझसे नहीं हो पाएगी, नहीं करूँगा। 1827 के अंदर जब वो घूमना शुरू किया तो घूमते घूमते वो एक जगह पे पहुंचा। उसको लगा ऐसा कि यहाँ पे बहुत पुराने कोई खंडर है। ठीक है, और वो खंडरों को जब उसने जाके देखा
जब वो थोड़ा बहुत उसको चेक किया जाके काफी पुराने खंडर, और अगर उसके अंदर एंटर किया जाए तो वो नीचे तक इतना उतरते चले जाते थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो इसने इसकी इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दी, थोड़ा बहुत बताया हम लोगों को कि कुछ ऐसे खंडर वहां पे देखने को मिले। अंग्रेजों ने क्या करा, उस समय इग्नोर कर दिया, बोले कि ऐसे कोई खंडर अंडर अगर होंगे तो हमारे किस काम में, उन्होंने उस समय इग्नोर कर दिया। और वो उस समय इग्नोर इसलिए कर गए क्योंकि वो समय था कि अंग्रेज भारत के ऊपर मजबूती बना के अपनी पावर को स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। 1829 का समय आप लोग जान रहे होंगे कि वही समय है जिस समय मराठा और सिखों के साथ में युद्ध में जुटे हुए थे अंग्रेज। ठीक है, तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद में लगभग 100 साल के बाद में ऐसी ही परिस्थिति फिर से डेवलप हुई। अब ये परिस्थिति डेवलप हुई चार्ल्स मेसन के द्वारा। ठीक है, एक व्यक्ति फिर मिले जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन वो व्यक्ति थे कि ये शाम को वॉक करते हुए, मतलब अपने परिवार के साथ वॉक करते हुए जा रहे हैं। वॉक करते करते इनको क्या मिला, क्योंकि इनको वो एरिया मिल चुका था जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग थी, वो एरिया वही था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ पुरानी साइट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको जब इवनिंग वॉक के लिए निकले तो इवनिंग वॉक के दौरान इनको दिखा कि कुछ पुराने खंडर टाइप के यहाँ पे बने हुए, और इन पुराने खंडरों को देखा जाए। ये बात है लगभग 1918 के आसपास। 1918 के अंदर जब इन्होंने देखा तो चार्ल्स मेसन ने जाके ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी और बोले कि ये कुछ पुराने खंडर देखने को मिले जो शायद लुइस बता रहा था ये भाई। ठीक है, तो इस बार अंग्रेजों ने इंटरेस्ट ले लिया इसमें, और इंटरेस्ट लेने के बाद में उन्होंने एक अधिकारी को अपॉइंट किया जिसका नाम था कनिंघम। ठीक है, और कनिंघम जो व्यक्ति था उसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरा संभाल रखा था उस समय। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई जांच करो ये पूरा का पूरा जो भी बना हुआ है इसको एक बार देखो जाके। कनिंघम ने ये सारा का सारा कार्य सौंप दिया जॉन मार्शल के हाथों। ठीक है, जॉन मार्शल एक व्यक्ति था जो ऑफिसर था, ऑफिसर रैंक उस समय हुआ करता था। जॉन मार्शल के हाथों में जब ये सारा कार्य आया तो जॉन मार्शल ने ये सारा का सारा कार्य सौंप दिया मिस्टर दयाराम साहनी को। ये नाम तो आपने पॉपुलर सुना होगा। ठीक है, तो दयाराम साहनी को जब ये कार्य सौंपा गया तो दयाराम साहनी पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते 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 उन्हें एक साइट मिल गई जिसका नाम था हड़प्पा। क्या मिल गया? हड़प्पा। हड़प्पा वो साइट थी 1921 में जिसको डेसिफर किया गया, खोजा गया सबसे पहले किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर। और ये खोजकर्ता का सबसे बड़ा क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर ली। कब? 1921 के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं 2350 ईसा पूर्व की, लेकिन ये एक्चुअल में पता कब चल पाया? 1921 में पता चल पाया है कि 2350 में भी कुछ था, और ऐसी ऐसी साइट हुआ करती थी। तो दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा को देखा तो हड़प्पा को देखने के बाद में जब उसका नाम हड़प्पा रखा गया तो उसी बेसिस पे अपने इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा क्या बोल दिया? हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया। इसीलिए इस सभ्यता को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, इसी तरीके से जब दयाराम साहनी ने खोजा तो ऐसे बहुत सारे लोग साथ में मिलते चले गए जिन्होंने धीरे धीरे करके शहरों को खोजना शुरू कर दिया, जिसमें एक बहुत पॉपुलर नाम सेकंड वाला है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोज दिया, और मोहनजोदारो को जैसे ही खोजा गया उसने तो आतंक मचा दिया। आतंक मचाने का मतलब क्या है कि मोहनजोदारो का मतलब ही बोला गया मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। और जब मृतकों का टीला मिला तो ऐसा समझा गया कि एक सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंदर आपस में लोग एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। ऐसी सभ्यता कोई ना कोई थी, और ये काफी यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि हमने अभी अभी बोला आपसे थोड़ी देर पहले कि इस सभ्यता के अंदर कोई राजा नहीं था। जब राजा नहीं था तो क्या आर्मी होगी? नहीं होगी किसी भी तरीके की। फिर भी सभ्यता के अंदर बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार के वहां पे खत्म कर दिए, जिससे सभ्यता का विनाश हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रहस्य, आज तक रहस्य ही है कि हम इस सभ्यता के बारे में जो रहस्य के तौर पर नहीं जान पाए। लेकिन हाँ, कुछ चीजें तो जानते हैं, और वो यूपीएससी भी जानता है, इसलिए वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी फिलहाल इसकी इकोनॉमिक लाइफ की जो हम लोगों ने बात करी, वो इकोनॉमिक लाइफ क्या थी? कृषि और पशुपालन। ये कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन का यापन किया करते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट है इनकी रिलीजियस लाइफ, मतलब धार्मिक जीवन इन लोगों का किस तरीके का हुआ करता था। तो धार्मिक जीवन से बिल्कुल भी नकारा नहीं गया, ऐसा नहीं बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक नहीं थे। बोला गया बिल्कुल धार्मिक थे, एकदम धार्मिक थे।
लेकिन बोले कि फिर अगर इतना ही धार्मिक थे तो उस समय में कोई मंदिरों के प्रमाण तो मिले नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं, किसी भी तरीके का कोई मंदिर टेम्पल नहीं मिला है। तो जब टेम्पल नहीं मिले हैं तो लोग धार्मिक कैसे हो गए? धार्मिक वो इस बेसिस पे हो गए क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मोहरें मिली है, 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की इतनी छोटी छोटी मोहरें मिली। इन मोहरों के ऊपर कुछ फिगर्स हैं बने हुए, उन फिगर्स के अंदर देखने को मिल रहा है वो फिगर्स या तो पशुपति के बने हुए। पशुपति जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग किसको समझ रहे हो? हाँ, लॉर्ड शिवा को। ठीक है, पशुपतिनाथ अगर मैं बोल रहा हूँ तो किसको समझ रहे हैं हम लोग? लॉर्ड शिवा को। तो वहां पे एक जो आपको वो देखने को मिला है, एक जो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मोहर देखने को मिली है, उस पर एक मोहर लगी हुई है जो है लॉर्ड शिवा, जिनको पशुपति बोला जाता था। ऐसे ही एक मोहर और मिल गई, और मोहर के साथ साथ में एक छोटी सी मूर्ति भी मिल गई। और वो मूर्ति क्या थी? वो मूर्ति माना गया है, वो मूर्ति है किसकी? माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा, हाँ, या माँ शक्ति? मातृ देवी। और मातृ देवी बोला किसको जाता है? माँ दुर्गा को या माँ शक्ति को? है रूप अलग अलग है, हाँ, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में तो दोनों अलग अलग माना जाता है ना, माँ दुर्गा को अलग माना जाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो आपको मूर्ति मिली छोटी सी देखने को, ये मूर्ति को बोला गया मातृ देवी की मूर्ति थी, और मातृ देवी को डैश लगा के लिखा गया है माँ शक्ति की मूर्ति है, इसलिए शक्ति की मूर्ति इसको बताया गया। तो एक तो बात ये पता चलती है कि वहाँ के लोग माँ शक्ति की पूजा किया करते थे। एक बात यहाँ पे ये पता चलती है वहाँ के लोग लॉर्ड शिवा की पूजा किया करते थे। वहाँ की मोहरों और स्टाम्प से ये सब चीज़ें देखने को मिली है, छोटी मोटी जो मूर्तियाँ मिली हैं उनसे हमें ये पता चला। ठीक है, तो लोग धार्मिक तो थे, ये बात तो वहाँ देखने को मिल गई हमें, लेकिन टेम्पल्स नहीं बना के रखे थे लोगों ने, टेम्पल्स नहीं बनाते थे, किसी भी तरीके के मंदिर नहीं बनाते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वो लोग जो बिलीव करते थे, उनका बिलीव करने का जो तरीका था वो था नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। ठीक है, वो नेचुरल डिपेंडेंसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका कहना ये था कि अगर सूरज से रोशनी आ रही है तो सूर्य देवता की उपासना करो। अब उसका कोई टेम्पल की जरूरत नहीं है, क्या करो? सूर्य देवता की डायरेक्ट उपासना करना शुरू कर दो। ठीक है, एनवायरनमेंट अगर हम लोग बात करें, ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, आपको छाई दे रहे हैं, तो छाई देने के लिए इन्होंने क्या करा? पेड़ पौधों की उपासना करना, पूजा करना शुरू कर दी। धरती है, अन्न दे रही थी, अनाज दे रही थी, तो धरती में से जो अनाज प्राप्त हो रहा था तो क्या करा? अनाज के साथ साथ में धरती की पूजा करना शुरू कर दी। और इन सबको इन्होंने क्या करा? एक रूप देना शुरू कर दिया, जिसको आगे चल के हमने अभी क्या बोला, लॉर्ड शक्ति के फॉर्म में जाना जाता है या फिर लॉर्ड शिवा के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड शिवा का एक जो मूर्ति मिली है, उस मूर्ति के अंदर उनका एक पोस्चर मिला है, वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। यौगिक मतलब योगा की पोजीशन में बैठे हुए हैं, और योगा की पोजीशन में जब वो बैठे हुए तो उनके आसपास 4 एनिमल्स दिखाए गए। ठीक है, 4 एनिमल्स। इससे ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ एनिमल्स को भी पूजते थे, उनकी भी उपासना किया करते थे। उन एनिमल्स में 4 एनिमल्स जो आते हैं उनके नाम नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। पहला नाम था बफेलो। ठीक है, बफेलो हिंदी में बोलते हैं भैंस ना। दूसरा राइनोसोर्स, राइनोसोर्स मतलब गेंडा। तीसरा डियर मतलब हिरन, और चौथा है टाइगर मतलब चीता। बीच में टाइगर को शेर बोल देते हो तब नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो रिलीजियस लाइफ इनकी समझ आ गई। रिलीजियस लाइफ में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये लोग, हमने देखा कि नेचर की पूजा भी प्रार्थना भी करते थे। नेचर की प्रार्थना के साथ साथ में हमें दिखा कि ये भाई साथ साथ में मदर गॉडेस को भी पूज रहे हैं और लॉर्ड पशुपति को भी पूज रहे हैं, और साथ में हमको ये भी देखने को मिला यहाँ पे टेम्पल्स किसी भी तरीके के नहीं देखे गए हैं। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं इसके बाद में कि यहाँ के लोग जो रिलीजियस बिलीव करते थे
जो भी धार्मिक चीजें करते थे, उस धार्मिक चीजों के लिए क्या कोई अनुष्ठान वगैरह होते थे, या सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पे मान के छोड़ दिया करते थे? क्या अनुष्ठान होते थे इस समय में या नहीं होते थे? उसके कुछ प्रमाण मिले हैं? कैसा प्रमाण मिला है? हमने वैदिक समाज के अंदर तो देखा ना, आगे चल के बहुत सारे हमको प्रमाण देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इस समय में क्या कोई प्रमाण देखने को मिले? यहाँ के लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं इस समय के लोग? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, बस वही पूछना चाह रहा हूँ। अग्निकुंड के कुछ साक्ष्य मिले हैं और उस अग्निकुंड के साक्ष्यों से ये बात पता चलती है कि यहाँ के लोग जो अनुष्ठान करते थे उसमें भी बिलीव देखा जा रहा है। यहाँ पे बोला जाता था कि टेम्पल्स नहीं होते थे, और जब टेम्पल्स नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, क्या पुजारी होंगे, प्राइस्ट होंगे, पंडित होंगे? नहीं होंगे, थे ही नहीं इस समय में, माना ही नहीं गया कि इस समय में पुजारी वर्ग मिला है, लेकिन उसके बाद में भी अनुष्ठान देखने को मिला। तो अनुष्ठान कौन लोग करते थे फिर? सामान्य लोग ही अनुष्ठान परफॉर्म करते थे। और जब सामान्य लोग अनुष्ठान परफॉर्म करते हैं, ये सोसाइटी की सबसे बैलेंस अप्रोच दिखा रहा है कि एक समाज ऐसा है जिस समाज के अंदर सभी वर्ग के लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए टोटली फ्री थे और उनको किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट नहीं थी। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के अभी वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को कंपेयर करोगे आप, और जब कंपेयर करोगे तो वहाँ पे एक डिफरेंस लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग भी अनुष्ठान परफॉर्म कर सकते थे, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में सिर्फ विशेष वर्ग के लोग ही अपने अनुष्ठानों को परफॉर्म करने की पावर या शक्ति रखा करते थे। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अब इनकी थोड़ी सी राजनीतिक लाइफ के ऊपर चलते हैं, और अगर हम लोग इनकी पॉलिटिकल लाइफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की राजनीतिक लाइफ क्या थी या पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, किस तरीके की हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पॉलिटिकल लाइफ में मैं आपको पहले ही बताया कि इस समय में कोई भी राजा नहीं होता था, राजा नहीं होता था, कोई ऐसा वंश नहीं है, कोई वंशानुवली देखने को नहीं मिली है, राजा वगैरह या रानी वगैरह ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस समय। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, वो कॉन्सेप्ट था ट्रेडर्स का या फिर व्यापारियों का। वही लोग उच्च वर्ग में हुआ करते थे और जैसे डिसीजन लेते थे सोसाइटी को उसको फॉलो करना होता था। ऐसे ये समाज चला करता था। जैसे आपने देखा होगा कुछ पुरानी फिल्मों में या कभी भी देखे होंगे, कुछ कबीले टाइप के बनते थे, ठीक है, और कबीलों से क्या बन जाता था, छोटा 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 ऐसे करके एक बड़ा सा एक समाज बन जाया करता था। कई सारे कबीले आपस में मर्ज हो जाते थे तो वो समाज बना देते थे। तो ऐसे ये कबीलों में रहा करते थे और कबीलों से इन्होंने धीरे धीरे समाज बनाया। बाद में वही समाज आगे चल के वैदिक समाज भी देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल यहाँ के लोगों के पास में कोई राजा नहीं था जिसके ये प्रिंसिपल या सिद्धांतों को माने, किसी भी तरीके का कोई ऐसा वंश नहीं था, कोई वंशानुवली नहीं थी। तो यहाँ पे अगर ये सब चीजें नहीं थी तो लॉजिकल बात है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में पैलेसेस या महलों का क्या औचित्य था। ठीक है, महल जो होते हैं, महल किसके लिए बनते हैं? राजा के लिए बनते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि वहाँ महल तो थे ही नहीं, जब राजा ही नहीं है वहां पे, किसी भी तरीके का कोई ऐसा वंश ही नहीं है, तो क्या महल होंगे? नहीं होंगे ना। तो वहां पे महल ही नहीं थे, तो ना कोई टेम्पल्स हैं, ना कोई पैलेसेस हैं, ना राजा है, ना पुजारी है, ना मंदिर है, किसी भी तरीके की ऐसी कोई सभ्यता वहां देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें माइंड में रखनी है हमें अच्छे से। ये सभ्यता एक सामान्य सी सभ्यता है जिस सभ्यता के अंदर कुछ बहुत बड़े लॉजिकल फैक्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इस सभ्यता के ये सारे के सारे फैक्टर्स को दिमाग के अंदर आपको रखना है। ठीक है, अब बताओ क्या क्या लिख लिया, क्या क्या पॉइंट लिख लिया हमने? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से शुरू करी, चार उसके कोई मेजर फैक्टर्स बता दो। हाँ, जैसे ऊंचे स्तर को सीटाडेल बोलते थे, वैसे नहीं सामान्य आवास बोला जाता है। सामान्य आवास एक वर्ड दिया जाता है और सामान्य आवास का नाम दिया जाता है।
सामान्य आवास मतलब सभी लोगों के लिए रहने के आवास, वो सामान्य आवास का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो बताओ 4 फैक्टर्स कौन कौन से हमने बताए इसके अंदर? नहीं, 4 मेजर फैक्टर्स बताओ कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को मैं आपको दे दूं लिखने को कि लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप लोग 4 बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स क्या बनाओगे सिंधु घाटी सभ्यता? हाँ, पहले तो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट मतलब भौगोलिक सीमाओं को बताओगे कि भौगोलिक सीमाएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो भौगोलिक सीमाओं के बारे में सबसे पहला आप लोग पॉइंट बनाएंगे। भौगोलिक सीमा के बाद में दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? सामाजिक वर्गीकरण मतलब समाज किस तरीके से रहा करता था, सामाजिक वर्गीकरण। चलो ठीक है, एक सामाजिक वर्गीकरण हो सकता है। और सामाजिक वर्गीकरण में क्या मेंशन करोगे? हाँ, मतलब रहने के जो निवास था या फिर क्या व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, वो सब सामाजिक वर्गीकरण का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बनाओ? राजनीतिक व्यवस्था। चलो वो तो सबसे अंत में बता दिया, तुम लोग को याद रह गया। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था होती थी। राजनीतिक व्यवस्था में राजा रानी महाराजा ये सब कोई नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पे आप लोग सिंपल लिखोगे सामान्य लोग, और दूसरे अगर कोई उच्च वर्ग के लोग होते थे वो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। राजनीतिक व्यवस्था एकदम यहाँ पर नहीं देखी गई। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बनाओ? धार्मिक व्यवस्था देखने को मिली है। धार्मिक व्यवस्था के अंदर मेंशन करेंगे तो क्या? धर्म किसी भी तरीके से लोगों को मानना तो जरूरी था, मानते थे इस समय में, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर कोई पैलेसेस नहीं बनाया। पैलेसेस की बात करें तो कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया, मंदिरों को नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे किसी भी पूजा स्थल को नहीं बनाया। लेकिन हाँ, प्रमाण मिले, उन प्रमाणों को लिखोगे आप, उसके अंदर मेंशन करोगे कि क्या क्या प्रमाण वहाँ देखने को मिले। ठीक है, उसके अलावा 5वां पॉइंट क्या बनाओगे? आर्थिक व्यवस्था। इसकी क्या थी? आर्थिक व्यवस्था के अंदर क्या मेंशन करोगे? आर्थिक व्यवस्था में कृषि का उत्पादन, आयात निर्यात। चलो ठीक है, और व्यापारी वर्ग को मेंशन कर दोगे। और हाँ, कृषि व्यवस्था के साथ में आप इसमें पशुपालन मेंशन करोगे कि पशुपालन भी तो एक अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स के अलावा छठा पॉइंट क्या बनाओगे? कौन से ताबीज़ों की बात कर वो सब देखो बहुत समय से चलता चला है। जहाँ जहाँ पे धर्म आएगा वहाँ वहाँ अंधविश्वास तो आएगा थोड़ा, है ना। तो वो अंधविश्वास के तौर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार वो भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और उसी जो आप तावीज़ की बात कर रहे हो, उसी के अंदर कुछ ऐसे लॉकेट्स भी मिले जिसके प्रमाण आज तक देखने को मिलते, जिससे पता चला है कि कुछ लोग ऐसे कुछ चीज़ों पे विश्वास करते थे। जैसे कुछ हमें उसी के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिल गया कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी एक मूर्ति टाइप की बनी हुई है, जिस मूर्ति को लोग शायद मानते होंगे, उसको अपने लत के लिए पहना करते होंगे। इस तरीके की चीज़ें भी बहुत देखने को मिली। हाँ, ऐसी बहुत सारी मिसलीनियस चीज़ें देखने को मिली हैं। फिलहाल अगर मैं अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन लिखने को दूं, तो आप इन 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में आगे लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में
सिंधु घाटी सभ्यताओं के संबंध में कुछ विशेष पहलुओं पर चर्चा आपस में मत करने लगना, बैठ के लिख के लाना, चर्चा करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। अब जब आपको ये वाला पॉइंट लिखना होगा तो आप पहले लिखोगे सिंधु घाटी सभ्यताओं के साथ की 2 सभ्यताएं और, ठीक है, उनको मेंशन करोगे, मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं इसके साथ में चली हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे इंट्रोड्यूस कर देना उसको। इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने बोला पहलुओं पर नजर डालनी है आपको, तो इंपॉर्टेंट पहलुओं पर नजर डालने के लिए लिखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके या विशेषताएं ये हैं, और उन विशेषताओं में ये 5 पॉइंट्स बना लीजिएगा, जिन 5 पॉइंट्स की अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। उम्मीद है 5 पॉइंट्स आप सबने अपनी कॉपी में जरूर मेंशन कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं करे एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिए, जिसको आंसर में लिख सके। पहले जो हम लोग ने बात करी थी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब भौगोलिक सीमाओं। ठीक है, पहला पॉइंट था भौगोलिक सीमा। ठीक है, दूसरा था आर्थिक व्यवस्था, दूसरा पॉइंट था आर्थिक व्यवस्था। तीसरा पॉइंट था राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। चौथा था धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। और 5वां क्या था? हाँ, धार्मिक व्यवस्था में तो आ गया धार्मिक व्यवस्था। हाँ, सामाजिक वर्गीकरण। वो सामाजिक व्यवस्था कर दो ना, 5वां वर्ड सामाजिक व्यवस्था कर दो, वर्गीकरण सब आ जाएगा। 5वां वर्ड सामाजिक व्यवस्था लिखना। ठीक है, चलिए अब इस व्यवस्था के बारे में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और चीजें भी देखिए, एक एक सिटी करके सारी सिटीज के बारे में हमें पढ़ना है इसकी। ठीक है, 1400 सिटी, ठीक, 1400 सिटीज के बारे में पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता है। सोच लो कितने साल लगेंगे पढ़ने में, है ना। तो 1400 सिटीज का वर्गीकरण करके नहीं पढ़ना है ना। 1400 सिटीज को डेसिफर जरूर किया गया, खोजा जरूर गया, लेकिन उसमें से कुछ ही चुनिंदा सिटीज हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, उनमें से भी ये नहीं कह रहा मैं कि 350 पढ़ लो, ठीक है, वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसी में से आपको कुछ चुनिंदा सिटीज पढ़नी है, मुश्किल से 8 से 10 बताऊंगा। ठीक है, और वो 8 से 10 ही है इम्पोर्टेंट आपके लिए, जो एग्जाम में आपके पूछ भी जाती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है महान नगार है कहाँ मिला, ठीक है, या इस तरीके के प्रमाण अगर मिले तो उसकी क्या विशेषताएं थी, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए। स्नानागार की बात करेगी तो कहाँ मिल गया, किस तरीके से मिल गया। ठीक है, जैसे हम लोग ने मृतकों का टीला की बात की थी, उसी तरीके से फिर पूछा जाएगा कि आपका युगल जो शवाधान है वो कहाँ देखने को मिला, मतलब जो शव हैं उनको जो है दफनाया गया है साथ एक साथ में, तो वो युगल शवाधान की बात वहाँ पे की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मिसलिनियस पॉइंट्स वहाँ पे पूछे जाते हैं कि कौन सी सिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली। तो ऐसी कुछ चीज़ों का यहाँ पे हमें चर्चा करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सिटीज़ के फॉर्म में अब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला स्थल जो हम लोग बात कर रहे थे वो था हड़प्पा।
ठीक है। हड़प्पा हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहला स्थल था जिसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, और ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, आज का जो प्रेजेंट का पाकिस्तान। ठीक है, प्रेजेंट में पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा स्थल बचा है या विलुप्त हो गया? हाँ, भारत के अंदर कोई स्थल बचा है? सब विलुप्त हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बचे हैं या विलुप्त हो गए? चलो और आसान कर हैं, बचे हुए। कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ऐसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई स्थल आप देखो आज के समय में बचा हुआ है और हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? कभी सुना है सब कुछ? राखी गढ़, अच्छा, कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। अच्छा, बचा हुआ है अभी? और कोई एग्जाम्पल? नहीं, नए बच्चे मत बोलो, तुम लोग से नहीं पूछो, पुराने वालों से पूछो। ईरान बहुत जाओ, करा दे ट्रेन करा दे। ईरान भारत के स्थलों की बात करना तो ईरान पहुंच जाएगा। भारत के बता नहीं पा रहे हो, ईरान के बता दो। हाँ, राखीगढ़ी एक एग्जाम्पल दिया आपने अभी कि राखीगढ़ी वास्तव में बचा हुआ है। हाँ, धौलावीरा, हाँ धौलावीरा बोल सकते हो। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का स्थल धौलावीरा आज के समय में अभी भी प्रमाणित तौर पर उपस्थित है। ठीक है, और कोई स्थल? आलमगीरपुर, वेरी गुड, उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर। ठीक है, अब नहीं बचा होगा। ठीक है, आलमगीरपुर जो था वो अब चला गया। तो आलमगीरपुर एक स्थल है, वो भी बचा हुआ है आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में उपस्थित है। ठीक है, ऐसे ही एक स्थल और है जो इस समय में बहुत पॉपुलर भी है और बचा भी है, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चलती रहती है। मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, बार बार न्यूज़ में उसका नाम आता रहता है, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पेपर पढ़ते जाओ। नहीं, ये तो नया हो जाएगा। हाँ, ऐसी दिया था ना कुछ लोग इस बार, हैं? हिंट बता दूं मैं, तो मैं नाम ही ना बता दूंगा। हिंट बताने का मतलब तो नाम ही बताना होगा। नालंदा, नालंदा कहाँ से आ गया? नालंदा न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ का साइड है, हिंदू घाटी सभ्यता का पार्ट। और सब तो तुम्हें पता है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, जो तुम लोग भूल के बैठ गए। अच्छा, इतने दूर दूर क्यों बैठो तुम लोग? लेट आए। हाँ, पहला अक्षर बता दे। सब बैठ कर रहा हूँ, तुम लोग तो पाकिस्तान के कोई स्थल उपस्थित है आज के समय में या सब विलुप्त हो गए? उसकी मांग की गई है कि उसके संरक्षण के लिए। कौन सा स्थल? तो नाम याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर जो भी स्थल थे, ने बोला है कि इसके संरक्षण के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले जैसे हालात थे वैसे हालात आज भी हो गए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वहाँ वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो साइट क्या बचाएंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट बचाना लगभग नामुमकिन है उनके लिए, इसलिए वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। हड़प्पा तो खो चुका है, उसका नहीं पता कहाँ पे प्रेसिडेंट था, किस जगह होगा, हो सकता है उसी के ऊपर आज के समय में वहाँ का राष्ट्रपति भवन बना हो। ठीक है, कुछ नहीं पता कहाँ पे वो साइट। ठीक है, तो वो साइट के बारे में नहीं पता। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा, उस मोहनजोदारो का कुछ एक जो हिस्सा है वो अभी बाकी, और उस हिस्से को अभी प्रोटेक्ट करने की डिमांड चली, उसके बाद चला गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर तो कुछ स्थल थे वो नहीं बचे। ऐसी एक जगह है चन्हूदारो। ठीक है, ये चन्हूदारो भी पाकिस्तान के अंदर ही था। ठीक है, और ये जो है इसको लेके भी अभी लगातार प्रोटेक्शन की बात हो रही है, लेकिन ये भी विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक, तो वो लोग लगभग सारे ही मेजर स्थल वहाँ के खो चुके हैं। भारत के अंदर ज़्यादातर स्थल अभी भी मौजूद हैं और भारत ने उनको अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा है।
तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या कोई स्थल बचा हुआ है तो आपका आंसर होना चाहिए सर मेजर ऑफ द स्थल अभी बचे हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्थल खो गए, नहीं खोए। भारत के अंदर अभी भी बहुत मेजर सिटीज बाकी हैं। भारत के अंदर लोथल अभी भी बाकी है, लोथल अभी भी देखने को मिलता है। रातीगढ़ी की बात करी अभी भी है, ठीक है, उसको भी देखने के प्रमाण पूरी तरीके से मिल रहे हैं। ठीक, और ऐसे मिसलिनियस जितने भी नाम आपके दिमाग में अभी आ सकते हैं, ऐसे स्थलों की कहीं ना कहीं प्रमाण अभी भी हैं, वो स्थल अभी भी मौजूद है। तो भारत और पाकिस्तान के स्थलों में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। और जिस स्थल की मैं बात कर रहा था, जिस पे लगातार रिसर्च होती रहती है, जिसको लगातार खोजे जाने की बात होती रहती है, उस स्थल का नाम है लोथल। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है और इस स्थल के ऊपर लगातार अभी भी रिसर्च होती रहती है, क्योंकि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिल चुकी हैं जिसने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा खाका आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो लोग कहीं पे भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने के लिए निकलते हैं या थोड़ा बहुत उसके बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले लोथल चले जाते हैं। ठीक है, तो लोथल को माना जाता था कि ये सबसे रिच इलाका था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। फिलहाल देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की जब बात करें तो पाकिस्तान के इलाके के अंदर, और पाकिस्तान के इलाके के अंदर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट खोज देखने को मिली थी, वो खोज क्या क्या है, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ। ठीक है, तो ये कुछ मूर्तियाँ इस तरीके की बनी दिखती थी कि लगभग उनका आकार कैसा होता था, मनुष्य की तरह होता था, और ये बनती किसकी थी, बलुआ पत्थर की बना करती थी। इसके अंदर कोई ऐसा मेटल अभी आपको देखने को नहीं मिला जिसका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, इसकी ये बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये वही एज है जिस एज को हम लोग कांस्य युग भी बोलते हैं ना, कांस्य युग इस समय, क्योंकि कांस्य मिल चुका था, ब्रोंज मिल चुका था, इसलिए इसको ब्रोंज एज भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कैसे मिली हैं, अभी बलुआ पत्थर की इंपॉर्टेंट मूर्तियाँ देखने को मिली। ठीक है, दूसरा प्रमाण यहाँ पे अन्नागार देखने को मिला। ठीक है, अन्नागार के साथ में यहाँ पे एक बैलगाड़ी भी देखने को मिली है। ठीक है, अब देखिए बैलगाड़ी जो है यहाँ पे, इसके जो प्रमाण देखने को मिले हैं, अब मैं यहाँ से आपसे अगर पूछना चाहूँ, ये बैलगाड़ी में जो पहिए लगा करते थे वो पहिए कौन से मेटल के होते हैं, तो आप उनका आंसर क्या होगा? कॉपर होगा। हड़प्पा की बात हो रही है। हड़प्पा के अंदर जो बैलगाड़ी मिली होगी, बैलगाड़ी में जो पहिए लगे होंगे, बैलों में जो पहिए लगे वो नहीं, वो तो उन्हीं के होंगे। ठीक है, बैलगाड़ी में जो पहिए लगे होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, वो कौन से? हाँ, लकड़ी के। लकड़ी के अब क्यों चलेंगे? लोग मॉडर्नाइज हो गए थे, चीज़ों को बदलने लगे थे इस समय। अच्छा, कौन कौन से मेटल मिल गए थे इसकी कुछ बात चर्चा करें। पहली चीज बात तो हमने कॉपर की बात कर ली थी, कॉपर चांकोलिथिक एज में मिल गया था। अभी ब्रोंज की बात कर ली हम लोग ने, कांस्य मिल गया, लेड और टिन भी मिल चुका था इस समय। ठीक है, लेड और टिन भी इस समय में मिल चुका था। जो मेटल्स, ये 4 तरीके के मेटल्स इस समय में मिल गए थे। लेकिन अगर देखिए भंडार जो मिले हैं वो कांस्य के मिले या फिर कॉपर के मिले, तो जो भंडारों के तौर पर है उसी को ज्यादातर उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको टायर देखने को मिलेंगे बैलगाड़ी के, या फिर जो भी एक भैंस गाड़ी बैलगाड़ी होती थी, इसके अंदर जो भी टायर होते थे वो मिक्स मेटल होता था, कॉपर और किसका, ब्रोंज का। ठीक है, मिक्स मेटल होता था। इस वजह से यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया एक बार, इसमें नहीं पूछा गया, यूपीएससी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, ये सब कौन पूछता है? वो भी नहीं पूछता, वो भी स्टैंडर्ड बढ़ाता है। ठीक है, अब थोड़ा पैट वैट या एसएससी वाले जो एग्जाम आते हैं ना, जो पूछ लेते हैं ना, गांधी जी ने लंगोट पहनना कर शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे वाले एग्जाम जो है अब पूछ लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेटल की बात कभी कभी पूछ ली जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्नागार यहाँ पे है, ये और समझा देता हूँ। अन्नागार की बात हड़प्पा के अंदर हो रही है। अन्नागार का मतलब अनाज रखने के स्थल की बात हो रही है। एक बड़ा सा स्थल है जहाँ पे अनाज रखा जा रहा है। ठीक है, और जो अनाज रखा जा रहा है उस अनाज को एक अन्नागार में, जैसे गोदाम, एक एग्जाम्पल दो मैं आपको, क्या होगा, गोदाम। लेकिन ये गोदाम जो होते थे वो ओपन होते थे। कैसे होते थे? ओपन होते थे। मतलब इन गोदामों के ऊपर छतें देखने को नहीं मिली, जैसे आज के समय में या तो टीनें पड़ी मिलेंगी आपको, या फ्लोर देखने को, छत देखने को मिलता है। लेकिन इन अन्नागार के ऊपर छतें देखने को नहीं मिली है, ये ओपन होते थे प्रॉपर तरीके के।
और ओपन अन्नागार बनाए जाते थे जहाँ पे अनाज रखा जाता था बड़ी मात्रा के अंदर। तो ये ओपन अन्नागार में बारिश नहीं आती होगी, बारिश में तो सारा अनाज खराब हो जाता होगा, बारिश में तो सारा अनाज खराब हो जाता होगा। लोग भी सोच रहे होंगे तो छोटे से क्लास में इतना दिमाग चलवा दिया साथ में, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है ना। तो ये वो जो एग्ज़ाम है ना, ये सोचने में एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप यूपीएससी में बैठ के दे रहे होगी क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ देखोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसको आपने कभी सुना भी नहीं, ऐसे मिले। मेरिट कितनी जाती है इसकी यूपीएससी की? शायद 50% भी नहीं, बहुत समय से 50% भी नहीं गई है। मतलब आपको आज़ादी देता है यूपीएससी, 50% पेपर ही सॉल्व करो बस, क्योंकि उसे पता है मैं क्या लेवल बना रहा हूँ, उसे पता है 50% टच करने को दे रहा है सिर्फ और सिर्फ। 50% टच करने का मतलब क्या है, आपको इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, और ऐसे क्वेश्चन लगभग 60-50 होते ही हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होता या कम सुना होता है, कम जानते होते हो आप उसके बारे में। तब क्या करोगे, यही जो अभी तक खाली पड़ा था इसको कभी यूज़ नहीं किया था इन लोगों ने, ठीक है, आप क्या करना है, इसको यूज़ करना शुरू करना है, इसके ऊपर जोर डालना है, प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, दिमाग में आना चाहिए ना, छोटे छोटे से क्वेश्चन आने चाहिए एकदम, कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो और सोचो उसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अन्नागार का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया कि अन्नागार बनाया गया, ओपन प्लेस में बना दिया गया, बड़ा सा विशाल एक अन्नागार बना दिया, सब ओपन पूरी तरीके से, अनाज उसमें रखा हुआ। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर बारिश भी तो होती होगी, या सिंधु घाटी सभ्यता में बारिश भी नहीं होती, बारिश तो होती होगी ना, तो जब बारिश होती थी, आंधी तूफान आता होगा, कुछ भी होता होगा, तब तो सारा अनाज खराब हो जाता होगा। फिर क्या करते थे? हाँ, छप्पर लगाते थे, तिरपाल या छप्पर लगाया हुआ, तिरपाल या छप्पर कह सकते हो आप उसको। बेसिकली करते ही थे ये लोग, बड़ी छतों को या फिर ऐसे चीज़ों को बनाने से लेकर क्या करते थे, उनके ऊपर या तो तिरपाल लगा देते थे या छप्पर लगा के उसको प्रोटेक्ट करते थे, सिर्फ मानसून की सीजन में, वरना उन सबको खुला रख दिया करते थे। उसका कारण क्या है ये बता रहा, अनाज को खुला रख देने का कारण क्या था? समझदार थे वहाँ के लोग, उसको जरूरत इतने समझदार नहीं, इतने समझदार नहीं। समझदार इसलिए थे, आज के समय में गोदामों के अंदर अगर आप अनाज को भरोगे, अगर उस अनाज को निकाल के धूप में नहीं सुखाते हो तो वो अनाज सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और ऐसा लाखों टन अनाज हर साल हमेशा भारत में खराब होता है, हमेशा। और उसका कारण यही, ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने समझदार थे, उन्हें पता था अगर ओपन एनवायरनमेंट में अनाज को रखेंगे तो वो अनाज सड़ेगा नहीं और हमेशा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए यहाँ के लोग अन्नागार कैसा बनाते थे, ओपन बनाते थे। और ऐसे ही बहुत सारी व्यवस्थाएं देखोगे आप इनकी, तो वो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं कि आज के समाज से बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थे। इनके यहाँ के जो निकासी सिस्टम था, नाले वगैरह जो बना करते थे, उसका सिस्टम इतना बेहतरीन था कि पानी कहीं रुक ही नहीं सकता, सीधा निकल के जाएगा सिंधु, ठीक है, निकल के चला जाएगा, कैसे भी जाएगा। आज के समय में एक नाला बरसता है तो एक हफ्ते क्लास पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, होता है, होता है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो आज के समय में, इनसे बहुत मॉडर्नाइज हैं ये लोग, इन्हें पता है निकासी सिस्टम का तरीका और कैसे निकासी करनी है, किस तरीके से करनी है। तो ये बहुत मॉडर्नाइज लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो इतनी मॉडर्नाइज सभ्यता है। उसके एग्जाम्पल भारत की एक सबसे विशाल सभ्यताओं के और सबसे रिच सभ्यताओं का एग्जाम्पल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सभ्यता आज की सोसाइटी से भी बहुत आगे मानी जाती है। शायद हम लोग वो सब खोज भी नहीं पाए जो ये सब खोज खाज के मर गए, ठीक है, हमें पता भी नहीं है वो चीज़ें जो ये सब लोग खोज खाज के निपट के चले गए, ठीक है। नगरीय सभ्यता कहलाती थी ये पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब जैसे लोग नगर या शहरों में निवास करते हैं तो शहरों के लोग इस तरीके के हुआ करते थे। तो ऐसा मत समझना इन लोगों की ये जाहिल झपट हुआ करते तो पुराने जमाने के ऐसे लोग होते थे, नहीं, बहुत मॉडर्नाइज लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसका एग्जाम्पल देखिए इसमें मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो का
मायना ही होता है मृतकों का टीला। पिक्चर आई थी अभी कुछ समय पहले ऋतिक रोशन, ये किसने देखी? बस कुछ लोग हाथ नहीं उठाएंगे, पता चल डांट देंगे इसी वजह से। मोहनजोदारो देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन फालतू पिक्चर एक बार देखा था, ठीक है, जिनके अंदर कुछ भी दिखाया जाता है। मोहनजोदारो के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ना, वो स्ट्रक्चर देखने लायक है। वहाँ पे जो उन्होंने वो दिखाया है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो नगरीय सभ्यता है, वो नगरीय सभ्यता के अंदर कैसे हाउसेस बने हुए हैं, किस तरीके से लोग वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं, कैसे सोसाइटी में लोग व्यापार करा करते थे। ये सब चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है वहाँ पे, जो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हाँ, दिमाग में ये बात आपके आ जाएगी कि मोहनजोदारो के अंदर ऐसे ही कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो राखालदास बनर्जी ने जब 1922 के अंदर इसकी खोज करी थी, तो इसकी खोज करते समय उनको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, जिसके अंदर एक विशाल स्नानागार था, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल ही बोलेंगे आज के समय, उस समय स्नानागार। तो ये स्विमिंग पूल इस समय में आप देख सकते हो कि स्नानागार जिस तरीके का होता है, ये उससे भी कुछ बहुत बेहतरीन स्नानागार बनाया गया था। स्नानागार को जो बनाया गया था, तो उस स्नानागार को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था, इस स्नानागार के अंदर जो अपर क्लास के लोग होंगे वही बात किया करते थे, वही नहाया करते थे। ये स्नानागार इसलिए बनाया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा सर, जहाँ पे किसी भी तरीके का क्लास कास्ट सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे फिर एक अपर क्लास को ही क्यों अलाउ किया जा रहा है कि ये लोग सिर्फ अपर क्लास के ही लोग स्नान करेंगे वहाँ पे, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो लोअर क्लास को क्यों नहीं अलाउ किया गया कि ये लोग भी स्नान कर सकते थे? आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो गलत जगह बैठे, आना चाहिए, ठीक है। अपर क्लास को ही अलाउ कर रहे हैं ये लोग, लोअर क्लास को क्यों स्नान करना अलाउ नहीं कर रहा है? तो ये भी साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग भी विभाजन कर रहे हैं दो वर्गों के बीच का, ठीक है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने एक बात बोल के रखी थी, स्नानागार, विशाल स्नानागार हमने बैन नहीं किया है दूसरे लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए भी बैन नहीं था। वो लोग स्नानागार को यूज कर सकते थे, लेकिन सिर्फ तब जब कोई विशेष ओकेजन या कोई महोत्सव होता, ठीक है। विशेष ओकेजन महोत्सव की बात करें, मेला लगा, ठीक है, मेला लगा है, कई सारे लोग इकट्ठे हुए, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन होता था, उस फंक्शन के अंदर इस स्नानागार को खोल दिया जाता था और सभी लोग जाके इस स्नानागार को यूज कर सकते थे, कॉमन पीपल भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये विशेष तौर पर बनाया गया था स्नानागार उच्च वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन इसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए कि सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष उत्सव के तौर पर ही यूज कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ का विशाल स्नानागार था, इस स्नानागार को कौन लोग यूज कर सकते थे, ठीक है। और उसके अंदर आंसर आपको सभी दिए थे, वहाँ पे ये भी लिखा था कि केवल उच्च वर्ग के लोग ही इसको यूज कर सकते थे, उसमें ये भी लिखा था कि उच्च वर्ग के लोग यूज करते थे एवं विशेष उत्सव पर निम्न वर्ग के लोगों को भी आदेश दे दिया जाता था या परमिशन दे दी जाती थी, वो लोग भी यूज करें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्नानागार यूज हो रहा है, इस स्नानागार की क्वालिटी क्या होती थी कि यहाँ पे एक पंपिंग सिस्टम होता है। पंपिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि पानी इसके अंदर कभी पुराना बचता ही नहीं था, हर दिन यहाँ का पानी फिल्टर होता था, वो पानी निकाला जाता था, यहाँ से निकाल के नदियों में भेज दिया जाता था और फिर इसमें एक नया पानी आया करता था। तो स्नानागार को भी इस तरीके से बनाया गया था, जो मॉडर्न टाइम के स्विमिंग पूल अगर आप देखोगे तो शायद उससे भी कुछ बेहतर बना हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, देखने में आज के समय में काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलता है, क्योंकि 2350 की सभ्यता की बात हम लोग कर रहे हैं और आज 2024, ठीक है। तो इतने समय बाद में नो डाउट कि उसकी स्थिति खराब ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अन्नागार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक विशाल अन्नागार देखने को मिला है। उसके बाद वही कांस्य की नर्तकी की मूर्ति देखने को मिली, ठीक है। कांस्य की मूर्ति, यही मूर्ति ने ये बता दिया था कि यहाँ पे भाई कांस्य का युग है और कांस्य यहाँ पे मिल गया। ये पहली मूर्ति थी जिसने ये बता दिया था कि कांस्य भी एक मेटल के तौर पर यहाँ पे मिल चुका है, मतलब ब्रोंज आइटम मिल गया था, किसके थ्रू? एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति देखने को मिली। और जैसे ही नर्तकी देखने को मिली, तुरंत सबका ध्यान गया, अरे महिला है, ठीक है, नर्तकी महिला, और महिला अगर है यहाँ पे तो ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ और भी आसपास लोगों ने देखना शुरू करी। अब देख रहे हैं तो ज्यादातर मूर्तियाँ महिलाओं की निकलती चली आ रही,
ज़्यादातर मूर्तियाँ महिलाओं में निकलती चल रहा है। तो उससे एक लॉजिक लगाया गया कि इस समय में जो व्यवस्था थी, इस समय की सिंधु घाटी सभ्यता, वो व्यवस्था मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। सिर्फ इसके बेसिस पे हमने इस बात को जज कर लिया कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। और उसके बाद से आज तक उठा के आप देख लो, पूरी की पूरी सभी सभ्यताएं कैसी हैं? पितृ सत्तात्मक। पैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है, मतलब घर के अंदर पिता है, उसी की बात सुनी जाती है। वही क्या होता है? आपके घर का सब करता धरता होता है, या कोई भी पुरुष होगा उसी की बात को माना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? पितृसत्तात्मक बोला जाता है। हायर पोस्ट के ऊपर पुरुष रहते हैं, इसको पितृसत्तात्मक सत्ता बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ज्यादातर जो हमको रिमेन्स या फिर कहीं ना कहीं प्रूफ देखने को मिले, वो किसके लिए मिले? महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे देखने को। महिलाओं को अच्छी वेशभूषा के अंदर दिखाया गया है, अच्छे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज के साथ में दिखाया गया है। तो ये सब चीजें ये दर्शाती थी कि वहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमाण है, ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिला था? मोहनजोदाड़ो में सबसे पहले देखने को मिला था। तो आपसे अगर नाम भी पूछा जाए तब भी अपने आंसर में कहीं भी जाके मेंशन कर सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पशुपति। पशुपति बता दिया मैंने अभी आपको, ठीक है। किसकी बात हो रही है? लॉर्ड शिवा की बात हो रही है आपको, ठीक है। पशुपति, ठीक है, उनकी मोहर मिली। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली, ठीक है। दाढ़ी वाले मुझे मत देखिए तो एक मूर्ति ऐसी मिली है वहाँ पे, तो वो दाढ़ी वाला एक मनुष्य देखने को मिला है। और बस तो वहाँ पे जो मनुष्य देखने को मिला है, ये क्या प्रमाणित करता है? समझ ना आई? खुद बना लेता, खुद देखो, हाँ मैं ही था उस समय, वो सभ्यता मैं ही लेके यहाँ तक आया, मैं तभी बता रहा हूँ तुम लोग। तो आपको देखी सभ्यता है मेरी नहीं। देखो क्या था बेसिकली, इस समय में वो दाढ़ी वाला जो पुरुष देखने को मिला है, वो जो पर्सन देखने को मिला है, उसकी मूर्ति इसलिए बनाई गई क्योंकि ये सभ्यता के लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित थे मेसोपोटामिया या ग्रीस की सभ्यताओं के साथ, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की सारी मूर्तियां उठा के देख लेना, ग्रीक सभ्यताओं की मूर्तियां उठा के देख लेना, इजिप्ट की सभ्यताओं की मूर्ति उठा के देख लेना, सब में वो दाढ़ी का ठीक है। क्योंकि वहां पे जो वो कल्चर था, कहीं ना कहीं वो कल्चर ही इस तरीके का था कि वहां पे जितने भी पुरुष रहते थे उनके चेहरे पे और बाल हमेशा बड़े रहते थे। वो वहां की सभ्यता का प्रमाण है। और ऐसी ही एक सभ्यता का प्रमाण यहाँ देखने को मिला। तो एक पुरुष यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिला, जिसको एक नाम दिया गया, शायद सन्यासी व्यक्ति हो सकता है उस समय, ठीक है। मैं सन्यासी नहीं हूँ तो मैं, ठीक है। बुने हुए कपड़े, ठीक है, बुने हुए कपड़े भी इस समय में देखने को मिले। बुने हुए कपड़े की बात हो रही तो कॉटन की बात यहाँ पे हो रही होगी। मतलब इस समय के लोग व्यापार करने लगे थे कपड़ों का भी, वो कपड़ों का भी व्यापार देखने को मिल रहा है। और कौन सी जगह है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की व्यवस्थाओं में, विशेषताओं में आप ये भी चीज देख सकते हो कि यहाँ पे बुने हुए कपड़े भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुत्ता गेंडोर बताया था मैंने आपको एक जगह, ठीक है। कहाँ पड़ती है ये? बलूचिस्तान के अंदर। कौन सी रिवर थी? दास रिवर, ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर यहाँ पे है। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का व्यापार का केंद्र बिंदु था। बेबीलोन, कोई बताएगा बेबीलोन क्या है? हाँ, वेरी गुड, सिकंदर की मृत्यु हुई थी यहाँ पे, जगह का नाम है, ठीक है। तो एक जगह है बेबीलोन जहाँ से सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर, उसकी मृत्यु हुई थी। तो हड़प्पा और बेबीलोन के लोग आपस में व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक सभ्यता और दिख गई हमें यहाँ पे बेबीलोन के नाम से। कौन सी सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, खास करके सुत्ता गेंडोर के लोग किसके साथ में व्यापार करते थे? बेबीलोन मतलब ग्रीक की सभ्यता के लोगों के साथ में व्यापार किया करते थे, ठीक है। तो ये सुत्ता गेंडोर क्या था? उसका एक केंद्र बिंदु था। अगर आप देखोगे हड़प्पा सुत्ता गेंडोर के और आगे पूर्वी इलाके में पड़ता है। बेबीलोन अगर देखोगे तो सुत्ता गेंडोर के पश्चिमी इलाके में पड़ता है। तो उसके बीच का इलाका कौन सा है? कौन सा पड़ेगा बीच का इलाका? सुत्ता गेंडोर ही तो पड़ेगा। तो सुत्ता गेंडोर एक केंद्र बिंदु था इन दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार करने के लिए। तो एक व्यापारिक बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी खोज जो है स्टीन ने की थी 1929 के अंदर, स्टीन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके बाद का जो है चनोदार,
ठीक है। चनोदारो अगेन फिर एक इंपॉर्टेंट जगह है। हम लोग बार बार बात जो कर रहे थे कि कुछ प्लेसेस जो हैं वो भारत के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी मिले, और उन प्लेसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस अगेन फिर कौन सा है, चनोदारो, ठीक है। और चनोदारो जो प्लेस यहाँ पे देखने को मिला है वो अगेन फिर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी के किनारे का ही इलाका है। जब भी पाकिस्तान वर्ड दिमाग में आ जाए तो आसपास के इलाके में कौन सी रिवर है, सिंधु, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इंडस रिवर जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बनाने के लिए अगर कुछ चीजें अगर आपको आ जाए विशेषताओं के तौर पर, तो यहाँ पे मेंशन करोगे मन के बनाने की दुकानें यहाँ पे मिली हैं, मतलब दुकानें भी थी यहाँ पे, देखो शॉप्स भी हैं मन के बनाने की। मन के क्या होता है, मटका वगैरह या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बेसिकली, ठीक है, या सुराही हो गया या फिर मटके हो गए, उन सबको बनाने की कुछ शॉप्स यहाँ पे दिखाई दी हैं। और ये सब जो बनाया करता था वो कौन लोग थे, घर की महिलाएं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। घर की महिलाएं इन सारी चीजों को बनाया करती थी, मतलब महिलाएं पुरुषों के साथ में भी व्यवसाय में या व्यापार में भागीदारी लेती थी, जिसका अगेन फिर एक प्रमाण हमने देखा, वो क्या है, फिर मात्र सत्तात्मक सत्ता की तरफ ये ले जाता है, ठीक है। तो एक मात्र सत्तात्मक सत्ता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे चनोदारो के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। मन के बनाने की दुकानें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिली है, ऐसा तो नहीं कि बिल्ली मिल गई हो देखने को, कुत्ता भी नहीं मिला देखने को, लेकिन हाँ उनके पदचिन्ह जरूर मिले हैं देखने को, पैरों के निशान जरूर देखने को मिले। ऐसे निशान देखने को मिले हैं कि 4 निशान कुछ आगे हैं और उसके पीछे 4 निशान हैं। आगे के निशान छोटे पंजों वाले हैं, पीछे के निशान बड़े पंजों वाले हैं। तो उससे अंदाजा ये लगाया गया कि भाई बिल्ली का यहाँ पे पीछा करते हुए कुछ कुत्ते भाग रहे होंगे, तो उनके यहाँ पे पदचिन्ह के निशान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये साक्ष्य के तौर पर उसको बताया गया है कि यहाँ पे इस तरीके के भी एनिमल्स थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चनोदारो में कौन से एनिमल्स को यहाँ पर प्रमाण के तौर पर देखा गया है, तो आपके सामने बिल्ली कुत्ता तो आ ही जाएगा। और 4 एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका था, तो वो 4 एग्जाम्पल तो आप लोग मान के रखिए, वो तो है ही है। कौन से, बफेलो, राइनोसोरस, डियर और टाइगर, ठीक है, ये तो एनिमल्स उस समय में, ठीक है। इसके बाद में देखिए आमरी एक जगह है, आमरी एक जगह जो कि मजूमदार के द्वारा 1935 में खोजी गई है, ठीक है, और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर एक एनिमल के साक्ष्य देखने को मिले और वो है हिरन, ठीक है। तो हिरन के साक्ष्य इस समय देखने को मिले हैं, तो ये साक्ष्य यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक। इसके बाद में कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे पे पड़ने वाला एक सिटी था जिसको कालीबंगन के नाम से जाना जाता था। इसका नाम कालीबंगन पड़ा था ब्लैक बेंगल्स के नाम से, ठीक है, मतलब काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो काली चूड़ियों के नाम पे इसका नाम कालीबंगन पड़ गया था, ठीक है, मतलब काली चूड़ियाँ, कालीबंगन, इसका मतलब चूड़ियाँ मिली होंगी, है ना, इसलिए तो इसका नाम कालीबंगन पड़ा हो। ये अमिताभ घोष नहीं है, बस इतना था। ये घोष हैं जिन्होंने 1953 में कालीबंगन के एरिया की खोज की, ठीक है। तो इस समय में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे मिलने वाली जगह कालीबंगन, यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं मिली हैं जिसमें एक एग्जाम्पल है अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं का मतलब अग्निकुंड, मतलब आग का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई गई होगी, ऐसा कुछ प्रमाण, या फिर हवन का कुछ प्रमाण देखते हैं, हवन का प्रमाण देखने को मिला, मतलब बेसिकली ये जो प्रमाण है इसका देखने को मिला है, हवन का प्रमाण देखने को मिला है। हम वही बात कर रहे थे, क्या इस समय में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए गए होंगे, तो हाँ वो देखने को मिल रहा है कि कुछ तो रिचुअल्स इस समय में परफॉर्म होते थे, जैसे अग्नि वेदिकाएं देखने को मिला है एक एग्जाम्पल के तौर पर। ऊँट की हड्डियाँ मिली, ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ऊँट खुद तो नहीं मिल सकता था, बचा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या मिलेंगे, हड्डी तो मिलेंगे, है ना। तो ऊँट की हड्डियाँ देखने को मिली इस समय, ऊँट भी इस समय में देखने को मिला है कहाँ पे, कालीबंगन के अंदर, ठीक है। उसके बाद लकड़ी का हल, लकड़ी का हल यहाँ देखने को मिला है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लकड़ी के हल की जगह ले ली थी कुछ मेटल्स ने, ले ली थी ना, तो लकड़ी के हल की जगह जब कुछ मेटल्स ने ले ली थी, तो फिर ये लकड़ी का हल कहाँ से आ गया है, बताओ।
शायद यहाँ पे मेटल ना मिला हो काले बंगले में। अच्छा हाँ, एक लॉजिकल पॉइंट हो सकता है, शायद ना मिला हो, अभी लोग लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा होगा क्या है? हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो लकड़ी का जो हल यहाँ पे देखने को मिला है वो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं, मेटल्स नहीं थे, मेटल्स थे, मेटल्स की यहाँ पे व्यवस्था थी, लोग मेटल्स को यूज करते थे। बट मैंने क्या बोला था आपको पहले कि कॉपर या कांस्य या ब्रोंज वो चीजें हैं जिन चीजों को अफोर्ड करना शायद सभी सभ्यताओं की बस की नहीं थी। कालीबंगन के अंदर जो लोग लकड़ी का हल यूज करते थे वो शायद इस वजह से यूज करते थे, शायद कॉपर और ब्रोंज के मेटल को वो लोग वहां पे नहीं परचेज कर पाए हों, या फिर कहीं ना कहीं उसकी कमी रही होगी कालीबंगन के इलाके में कॉपर या ब्रोंज की। ये इस बात को प्रमाणित करता है जिसकी वजह से यहाँ के लोग लकड़ी का हल यूज किया करते थे। ठीक है, तो इसका प्रमाण इस बेसिस पे दिया जाता है। तो कालीबंगन के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद लोथल वगैरह शुरू हो जाएगा, इसके बाद में करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है अभी थोड़ा बच्चा हुआ है आपका, तो ये आगे अभी चलेगा। ठीक है, क्लास को अभी यहीं तक रखते हैं, इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से आज की क्लास का पूरा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। और कल छुट्टी है।